आज करीब 4 साल बाद अचानक से अपने बेटे बहू को दरवाजे पर देखकर मनोरमा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनके चेहरे पर न बेटे बहू के आने की खुशी थी और न ही आंखों में चमक। मनोरमा जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ गया। जब मनोरमा जी अपने कमरे में चली गई तो पीछे से दरवाज़ा पर पड़ी उनकी बहू सुनीता ने अपने पति संजय से कहा, देख लिया ना संजय, देख लिया ना अपनी माँ को 4 सालों के बाद। बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप। उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए ही है। संजय को उसकी अम्मा के खिलाफ चिढ़ाते हुए सुनीता ने कहा तो संजय को भी उसकी बात सही लगी। वो भी अपनी माँ का मुंह देखकर बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा अपनी माँ को मनोरमा जी के कमरे में चला गया, जहाँ उसकी माँ उसे अनदेखा कर अपने पति राम प्रसाद जी के पैरों की मालिश कर रही थी। तो संजय अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि इतने सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से उसके पिता राम प्रसाद जी भी उसे देखकर बिना कुछ कहे ऊपर की ओर देखने लगे। तो जैसे ही संजय की नज़र अपने पिता पर जी पर गई, वो चिल्ला उठा, पिताजी, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? कम से कम एक नज़र अपने बेटे को देख लो। पूरे 4 साल बाद आया हूँ मैं इस घर में, लेकिन फिर भी आपको मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। संजय गुस्से में अपने पिताजी को सुनाते जा रहा था, लेकिन फिर भी राम प्रसाद जी उसकी बात को अनसुनी कर चुपचाप एकटक छत को निहारने जा रहे थे। ये देख संजय का गुस्सा और बढ़ गया। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही पीछे से उसकी पत्नी सुनीता भी आ गई और सास ससुर की हरकतों को चीखते हुए अपने पति से बोली, देख लिया, ये है आँख के अंधे और कान के बहरे, जिसे देखकर भी कुछ दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज़्यादा ड्रामेबाज ये तुम्हारे पिताजी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम सुनीता को बहुत अच्छे से आता था कि वो टाइम टाइम पर संजय के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। लेकिन माँ बाप की उपेक्षा बड़ी निगाहें संजय बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर फर्श पर पटक दिया, ताकि माँ और पापा दोनों उसे देख। राम प्रसाद जी ने तो नहीं देखा था, लेकिन मनोरमा जी ने बड़े ही सांत्वना में कहा, संजय, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ का इतना कहना हुआ कि संजय चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ माँ, मुझे सब पता है, अब उनसे सारी बीमारी हो जाएगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ ना। देखो संजय, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो, मनोरमा जी ने कहा। तो संजय बोला, फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ? मैं आपको क्या लगता कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। बेटे की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर मनोरमा जी ने कहा, अच्छा कौन सा काम, बताओ कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं कि संजय किस बारे में बात कर रहे हैं। सुनीता ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा। तो मनोरमा जी धीरे से बोली, देख बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम बीच में न बोलो तो ही बेहतर है। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग में हंसते हुए सुनीता ने कहा। तो मनोरमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं बहू, मेरा बेटा था, लेकिन जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की, उसी दिन से ये तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई थी। तुम्हारी जैसी से क्या मतलब है माँ जी, कैसी बातें कर रही हो तुम्हें क्या दिक्कत है? सुनीता से संजय ने माँ की बात काटते हुए कहा। तो बेटे की बातें सुनकर मनोरमा जी दुखी मन से बोली, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में।
कि क्या किया था तुम्हारे पत्नी ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था? हमारे साथ सब भूल गए। कहते हुए मनोरमा जी ने प्रश्न भरी नज़रों से अपने बेटों की ही देखा। भला संजय कैसे भूल सकता था? भूली तो उसकी पत्नी सुनीता भी नहीं थी और न ही संजय। दरअसल 4 साल पहले जब सुनीता इस घर में बहू बनकर आई थी तो शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती है, सुनीता बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी शर्ट पहनकर निकल गई, बिल्कुल कुमारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे और अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ था पूरा घर और सुनीता सबके सामने आकर सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। राम प्रसाद जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए। जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। बाकी औरतें भी आपस में कानी फूसी करने लगी और मनोरमा जी से लगातार हैरानी से टकटकी लगाए हुए सुनीता को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांग दिख रही थी, आधा पैंट दिख रहा था। मनोरमा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना देख रही हो। तभी मनोरमा जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से बोली, माँ, ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो उन्हें, क्योंकि सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर मनोरमा जी को थोड़ा होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज़ में बहू से कहा, बहू, ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी सुनीता कुछ बोले उससे पहले ही उनका बेटा संजय बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो गुस्से में गरजती हुई मनोरमा जी संजय को देखते हुए बोली, अच्छा, ऐसे भी कोई कपड़े होते हैं? हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही तो है। और सुनीता शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती आई है, साड़ी पहनना उसके बस की बात नहीं। तो ठीक है बेटा, साड़ी न सही सूट ही पहन ले, लेकिन ये ऐसे कपड़े न पहने। मनोरमा जी की बात सुनकर बहू भी बोल पड़ी, माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई दे रहा है क्या मेरा इसमें जो इन कपड़ों के बुराई का नज़र आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचार वाली लड़की हूँ। शुरू से ही अकेली हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसीलिए ये बंधन ससुराल में भी नहीं रखूँगी। अगर आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूँ तो वो मेरे बस की बात नहीं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूँगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। सुनीता ने एक बार मुंह खोला तो फिर जो मुंह में आया बोलती चली गई। उसकी बातें सुनकर मनोरमा जी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जवान चला रही है। अब सारी औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगी। मनोरमा जी ने तो इतनी जिल्लत अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं झेली थी। उन्हें इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। जितनी भी रिश्तेदार और की औरतें थी, सब में बातें होने लगी। कोई तो सुनीता को ऐसे देखकर मुस्करा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निगाह रही थी जैसे कोई शोपीस हो, लेकिन सुनीता को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। मनोरमा जी तुरंत ही संजय से बोली, संजय, वो तो नई आई है, उसे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदार के बारे में, और ये गांव है, शहर नहीं। ठीक है, माना कि वो साड़ी नहीं पहन सकती, ना सूट पहन सकती, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने उसे तो पूरा पहन ले, बदन तो अपना पूरा ढक ले। ये क्या अनंग अवस्था में घूम रही है? बताओ, इस घर में लोग, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सब के सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। भाई बाप के सामने और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाओ, बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तू इसे ले जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहना कर ले आ।
लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी। मनोरमा जी उनका इतना बोलते ही बहू सुनीता तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुले विचार वाली लड़की हूँ। ये लाल सर नज़रों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी। 24 घंटे के अंदर में ही तो पूरे गांव में समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और अब जवान लड़खड़ा कर बची खुची कसर भी निकाल रही थी। भला इतना कौन सी सास बर्दाश्त करेगी जो मनोरमा जी करे। इसीलिए मनोरमा जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसी बहू की कोई ज़रूरत नहीं जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे की इज्जत संभाल नहीं सकती वो भला पूरी ज़िंदगी क्या संभालेगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो। आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। सुनीता आपकी बहू है और मेरी पत्नी। आप सबके सामने मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में और उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत उसकी कोई कदर नहीं रह गई। तेरी नज़रों में देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको सुनीता ने साफ साफ बता दिया कि वो गांव में नहीं रही है, साड़ी सूट नहीं पहन सकती, वो जो पहनती है वही पहनेगी। मनोरमा जी हैरानी थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझेगा, लेकिन यहाँ वो अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था। वो अपनी माँ को सुनाते जा रहा था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने सुनीता अपना बैग लेकर बाहर आ गई और संजय से बोली, संजय, मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊँगी। संजय निकला। जोरू का गुलाम उसने एक बार फिर सुनीता को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आ गया और चल पड़ा। सुनीता के साथ न एक बार मनोरमा जी की ओर देखा और न ही अपने पिताजी की तरफ। मनोरमा जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, मुंह दिखाए बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार एकदम से बिखर गया। कहाँ माँ बाप बेटे की शादी खुशी की तैयारी 6 महीने से कर रहे थे और अब कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर की बिखर गया। राम प्रसाद जी को बेइज्जती का ऐसा तमाचा मिला कि उन्होंने बेड ही पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से मनोरमा जी टूटकर बिखर चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। देकर एक बेटी बची थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करती रही। मनोरमा जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। न बाहर निकलती, न कहीं घूमने जाती, न टहलने जाती, न कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था।